अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कदस बट। इस वीडियो में क्रिप्टो मार्केट में पिछले 24 घंटों में होने वाली ऐसी डेवलपमेंट जिस वजह से क्रिप्टो मार्केट आपको पंप करती नज़र आ रही है, वो वजूहात देखेंगे। बिटकॉइन जो है वो 22,500 तक गया, फिर इथेरियम जो है वो 1200 और क्रिप्टो करेंसीज़ की जो दीगर मेरी फेवरेट क्रिप्टो करेंसीज़ हैं उसमें 1 इंच वो भी अच्छा खासा पंप कर रहा है। जो पॉलीमैटिक है उसका टोकन भी इनके हवाले से 2 न्यूज़ हैं, मैं वो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा कि क्यों ये क्रिप्टो करेंसीज़ जो हैं वो पंप कर रही हैं और ओवरऑल सारी मार्केट का जायज़ा लेंगे कि ये जो मार्केट में करंट पंप है, क्या ये एक स्टेबल एक पंप है या कि ये आर्जी पंप है? क्या ये बुल ट्रैप तो नहीं है? और साथ इस वीडियो में ऐसे ऐसे मैं फैक्टर्स को भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप जब इस बुलिश मार्केट को ज़हन में रखते हुए कुछ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी अगर डिज़ाइन कर रहे हैं, तो वो वाले फैक्टर्स जो बिटकॉइन या क्रिप्टो मार्केट को क्रैश कर सकते हैं दोबारा, उन फैक्टर्स को भी आप ज़हन में रख के तो फिर कोई डिसीजन मेकिंग करें। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो के स्पॉन्सर कूकॉइन के हवाले से मैं थोड़ा-सा आपको डाटा शेयर कर दूँ। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कूकॉइन जो है टियर 1 क्रिप्टो एक्सचेंजेस में शामिल होता है। इसका मतलब ये है कि जितनी टॉप एक्सचेंजेस हैं, उनमें इसका शुमार होता है। कुछ मेरी वीडियो के नीचे मेरे ऑडियंस है, वो आके कहते हैं जी कूकॉइन अच्छा एक्सचेंज नहीं है। कूकॉइन का डाटा कुछ और स्टोरी बता रहा है मेरे दोस्तों भाइयों। हाँ, अगर आपको इस प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम है, तो आप इसको लर्न कर सकते हैं। अगर मेरे प्लेटफ़ॉर्म पे आपको कोई अच्छा समझ नहीं आ रही, तो यूट्यूब पे आपको बहुत से अच्छे ऐसे ट्यूटर मिल जाएँगे, जो आपको कूकॉइन के जिस फीचर की आपको समझ नहीं आती, आप उसको समझ सकते हैं। लेकिन कूकॉइन का ये डाटा बता रहा है, इस साल के 6 माह के अंदर इन्होंने 2000 अरब डॉलर से ज़्यादा की ट्रेडिंग की है, डॉलर की। और ये मेरा ख़्याल है ये जो दुनिया की मेजर जो बड़ी-बड़ी कंट्रीज़ हैं, उन सबका भी क्यूमुलेटिव मिला लिया जाए तो इतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं बनता, ये जितना बड़ा एक्सचेंज है। किसी भी एक दिन का जो मैक्सिमम पीक ट्रेडिंग वॉल्यूम है स्पॉट पे 11 अरब डॉलर एक दिन के अंदर स्पॉट में ट्रेडिंग और 23 बिलियन डॉलर फ्यूचर में ट्रेडिंग। तो ये छोटी अमाउंट नहीं है, ये कोई छोटा-मोटा एक्सचेंज नहीं है। मुझे आज भी याद है 2017 में बाइनांस आया था, तो हम लोगों को आदत पहले पड़ी हुई थी blockchain.com वेबसाइट की, कोइनबेस वगैरह की। इस तरह के 1-2 और प्लेटफ़ॉर्म पे थे जहाँ पे हम अपने क्रिप्टो करेंसीज़ को स्टोर किया करते थे। जब कोइनबेस आया, ट्रेडिंग की फैसिलिटी मिलना शुरू हुई, तो कोइनबेस का प्लेटफ़ॉर्म हमें स्टार्ट में बड़ा डिफ़िकल्ट लगता था। अभी भी आप में से अगर कुछ लोग बिल्कुल नए हैं, तो बाइनांस, कुकॉइन इस तरह के जो टॉप एक्सचेंजेज़ हैं, उनको यूज़ करने में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जब आप लर्न करते हैं, तो आपको पता चलता है कि ये इतना ईज़ी और इतना कन्वीनिएंट है अपने फंड्स को एक्सचेंज करवाने में, उनको स्टोर करने में। खैर स्टोरेज के लिए तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करता कि आप एक्सचेंजेस में स्टोर करें, लेकिन ऑब्वियसली जो इसका डाटा है वो डिफरेंट स्टोरी बताता है। और अगर आप लोगों में से ऐसे दोस्त जिन्होंने अभी तक कुकॉइन को ज्वाइन नहीं किया और वो ज्वाइन करना चाहते हैं, ये स्क्रीन पे मेरा कुकॉइन का रेफरल लिंक नज़र आ रहा है, उसको आप यूज़ करके कुकॉइन को ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है, अगर आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो बराह रास्त साइन अप करने पे आप मेरे टीम का हिस्सा बन जाएंगे। आगे आते हैं मार्केट क्यों पंप कर रही है। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा डाटा शेयर करना चाहता हूँ। यूँ ऐसे लग रहा है कि जो टॉप एक्सचेंजेस हैं वो ऐसे बिहेव कर रही हैं जैसे कि वो एक दूसरे के राइवल्स हैं, एक दूसरे के दुश्मन हैं। माफ़ कीजिएगा, ये दुश्मन का वर्ड बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड है, लेकिन जो सोशल मीडिया पे ये टॉप एक्सचेंजेस आपस में कर रही हैं, उनका जो है वो शायद यही नतीजा निकलता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। सीजी ने कहा जी कि थ्री एरोज़ कैपिटल जो थी वो वॉयजर को 100 मिलियन के उसने फंड्स देने थे, थ्री एरोज़ कैपिटल। और थ्री एरोज़ कैपिटल आपको पता है वो बैंकरप्ट हो गया। उसकी वजह से वॉयजर भी बैंकरप्ट हो गया। लेकिन अलमाइदा एफटीएक्स जो कि जिसने 200 मिलियन का उनको देना था, बेल आउट पैकेज देना था, वो बजाय इसके कि बेल आउट पैकेज देते, उन्होंने पता चला कि कल के बुलेटिन में मैंने आपको बताया कि 370 मिलियन तो एफटीएक्स ने उसका देना था। तो बाइनांस के सीजी ने अच्छा खासा उसका सोशल मीडिया पे मजाक उड़ाया। ये एक दो ट्वीट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आप सोशल मीडिया पे सीजी को फॉलो कर रहे हैं तो आप देखें एक मुसलसल ट्वीट्स का सिलसिला है जो कि सीजी जो है नामालूम तरीके से, एक मुबहिम तरीके से तनकीद करने की कोशिश कर रहा है और बैंक्समैन फ्रीड के ऊपर हो रही है। बहरहाल इसका एक फ़ायदा ये हुआ है कि बैंक्समैन फ्रीड के ऊपर तनकीद करने का फ़ायदा जो हुआ है वो ये कि अल्माइडा रिसर्च ने ट्वीट किया कल, इन्होंने हैप्पी टू रिटर्न द वॉयजर लोन लाइन, यानी जो 370 मिलियन का लोन देना था एफटीएक्स ने, वो उन्होंने वापस कर दिया। और साथ उन्होंने कहा है कि हमने अभी अपना कोलेटरल वॉयजर से वापस नहीं लिया। उनको कहा है कि जब तक आप इकोनॉमिक क्राइसिस से नहीं निकलते, जब तक आपने हमारा ये कोलेटरल यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हैं।
दूसरे लफ्ज़ों में सही मायनों में इसको बेल आउट पैकेज बोलते हैं। ये पता नहीं ये सीज़ी की तनकीद के बाद ये सिलसिला हुआ और कल जब एकदम सोशल मीडिया पे आया कि भाई एफटीएक्स को बेल आउट करने की बजाय वो तो खुद मकरूज़ है, उसने तो खुद वॉयेजर कैपिटल का देना है। तो इसकी वजह से वॉयेजर कैपिटल के इस क्राइसिस से बाहर आने की वजह से और साथ ये जो अल्माइडा ने कहा है कि हम आपसे कोलैटरल नहीं लेते, आप अपने आप को थोड़ा-सा स्टेबलाइज़ करने की कोशिश करें इकोनॉमिक तौर पे। तो ये एक गुड न्यूज़ थी मेरी नज़र में, जिस वजह से क्रिप्टो मार्केट का एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसके बारे में फट था, क्रैश का एक चांस था, अगर उसको स्टेबिलिटी का एक अपॉर्च्युनिटी मिल रही है, उसको एक बेल आउट पैकेज मिल रहा है, तो ये एक तरह की बुलिश न्यूज़ थी जिस वजह से क्रिप्टो मार्केट पंप हो सकती है। एक और बड़ी न्यूज़ है वो भी बिल्कुल इसी तरह की बारविंग लैंडिंग प्लेटफॉर्म सेल्सियस ने फाइनली अपना सारा कर्ज जो है वो उतार दिया। कल के बुलेटिन में मैंने आपको बताया कि अब उन्होंने मजीद अपना लोन रीपे करके तकरीबन जो बिटकॉइन की लिक्विडेशन की इनकी प्राइस थी WBTC की, जो 2722 के करीब डॉलर पे ले गए थे। अब मेरी वीडियो बनाने के बाद पता चला कि वो जो बकाया भी उनके ऊपर कर्ज था वो सारा कर्जा उन्होंने उतार लिया। अब कर्जा उतार के जो उन्होंने मेकरडाओ को कोलैटरल रख के वहां से लोन लिया था, उनका सारा कर्जा देके वहां से तकरीबन 22,000 के करीब बिटकॉइन WBTC उन्होंने वहां पे रखा हुआ था, वो उन्होंने वापस लिया। जब वापस लिया तो एक तो मार्केट से ये जो सेल्सियस के हवाले से परेशानी थी कि यार सेल्सियस अगर डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, बैंकरप्ट हो जाएगा तो ये भी एक तरह का पैनिक होगा। तो इसका मतलब ये है बज़ाहिर लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक तो सेल्सियस जो है अब बैंकरप्सी से बाहर आता हुआ नज़र आ रहा है और इस दौरान सेल्सियस को किसने बेल आउट किया है उसकी भी खबरें आ गई हैं। ये तकरीबन जैसे ही इन्होंने वहाँ से मेकरडाओ से अपना 22,000 WBTC लिया उसमें से सॉरी 22,000 नहीं 24,000 सॉरी, वो सारे का सारा इन्होंने ट्रांसफर कर दिया एफटीएक्स को। तो कुछ सोशल मीडिया पे ये डिस्कस कर रहे हैं कि एफटीएक्स ने ही सेल्सियस को बेल आउट किया है। सेल्सियस ये जो थोड़े-थोड़े अरसे बाद कुछ मिलियन जो है वो डेली जो पे कर रहा था अपना कर्जा, मार्केट में कुछ एक्सपर्ट कह रहे हैं कि शायद एफटीएक्स ही इसको बेल आउट कर रहा था। तो बहरहाल हुआ जो भी है कि सेल्सियस भी अब बैंक्रप्सी से बाहर आ गया और वॉयेजर को आहिस्ता-आहिस्ता जो है अगर इसी तरह जिसने कर्जा देना है, थ्री एरोज़ कैपिटल तो शायद नहीं देगा, लेकिन बहरहाल उसको भी एक तरह का स्टेबिलिटी का एक अपॉर्चुनिटी मिली है। अगर वो भी बाहर आ जाता है तो शायद क्रिप्टो मार्केट की ये जो ऐसे फैक्टर्स थे, इंटरनल फैक्टर्स जिस वजह से क्रिप्टो मार्केट जो थी वो क्रैश कर रही थी, वो इंटरनल फैक्टर्स से क्रिप्टो मार्केट जो है अब बाहर आना शुरू हो गई है। एक दो और न्यूज़ है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अब पता नहीं उसको आप गुड न्यूज़ कहते हैं या नहीं। ये आवे आपको पता है ये भी एक तरह का बोरोइंग लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। तो इन्होंने भी एक फैसला किया है कि वो अपना एक एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन लॉन्च करेंगे GHO के नाम पे। तो इसके हवाले से इन्होंने अपनी एक प्रपोजल पेश कर दी है अपनी कम्युनिटी को, अपनी डाओ में। इसमें जो आवे होल्डर्स हैं वो वोटिंग करेंगे कि क्या वो अपना एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन लॉन्च करना चाहते हैं या नहीं। इसमें होगा क्या कि जो आवे के यूजर्स हैं वो कोई भी क्रिप्टो करेंसी जिसकी ये इनकी प्रपोजल में ऑप्शंस होगी, उन क्रिप्टो करेंसी को कोलैटरल रख के वहां से वो GHU टोकन लेंगे। उस GHU टोकन को वो इनके अपने इंटरनल प्लेटफॉर्म, क्योंकि वो इथेरियम बेस्ड स्टेबल कॉइन होगा, तो जहां जहां जिन जिन एक्सचेंजेस पे उसकी एक्सचेंज की फैसिलिटी होगी वो कर सकते हैं। मुमकिन है जो दीगर मार्केट के एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन है, जैसे नियर का अपना है, जैसे ट्राउन का अपना है, इसी तरह कल मैंने आपको शायद शिबा के बारे में बताया कि शिबा भी अपना इस साल के एंड तक प्लान कर रहा है कि वो अपना एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन लॉन्च करेगा। तो ये भी अगर लॉन्च करते हैं तो ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट अगर तो अच्छा, ये जो मैंने टेरा के क्रैश होने से पहले मैंने आप लोगों को कहा था कि टेरा के गो के वो क्रैश हो गया अपने एक डेथ स्पाइरल में आके, लेकिन उसने मार्केट में एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि अगर आपने अपने प्रोजेक्ट को, अपनी इकोनॉमी को ग्रो करवाना है, अगर मार्केट से कैप्चर करना है पैसा, तो आप कोई ऐसा एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन ऑफर करवाएं जिसमें लोग अपने आप अपने पैसे को पार कर सकें, खसूसन उस वक्त जब हाईली वोलाटाइल हो मार्केट, जब मार्केट का कुछ पता ना हो कि मार्केट ने किधर जाना है, उस वक्त लोग जो हैं अपने वोलाटाइल करेंसी से पैसे निकाल के स्टेबल कॉइन में। तो मार्केट की डायर नीड थी, मार्केट को बहुत ज़रूरत है कि एक अच्छे एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन की जो कि स्टेबल हो। तो वो इत्तेफाक से जब उसकी सक्सेस के ऊपर टॉक हो रही थी टेरा के अपने USD के ऊपर, उस दौरान मार्केट में
मैंने तो आपको उन दिनों वो भी बताया था कि कार्डेनो भी अपना एक एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन लॉन्च करने जा रहा है। तो इस तरह के नंबर ऑफ जो ब्लॉकचेन्स हैं, उन्होंने नज़र गाड़ ली कि यार हम भी अपना एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन लॉन्च करते हैं, हम भी मार्केट से शेयर लेते हैं, क्योंकि मार्केट के जो सेंट्रलाइज स्टेबल कॉइन्स हैं, जैसे टेथर है, जैसे यूएसडीसी है, इस हवाले से मार्केट में अच्छी खासी कैंपेन चलाई गई थी कि भाई आपके फंड्स वहां पे सिक्योर नहीं है। तो मार्केट के जैसे इस तरह एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन की एक पॉपुलैरिटी आई, तो लोगों ने उसको सेव हेवन समझ के, और साथ जब वो स्टेबल कॉइन आते हैं तो उसकी स्टेकिंग के ऊपर 15 से 20% साथ होल्डिंग के ऊपर प्रॉफिट भी मिलता है पर एनम। तो इस वजह से उनकी पॉपुलैरिटी पहले एकदम बढ़ी, फिर टेरा की वजह से मार्केट में अब क्रैश हुआ, लेकिन बहरहाल अभी भी कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो समझते हैं कि हमें इस मार्केट को, इस फील्ड को हमें कैप्चर करना चाहिए। तो आवे का अपना एक प्रोग्राम है, लेट्स सी कि वो आगे कैसे जाता है। कॉइनबेस ने तकरीबन 5,70,000 इथीरियम न्यू वॉलेट में ट्रांसफर किए हैं। कुछ लोग एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं, ये जो क्रिप्टो क्वांट के सीईओ हैं, कि योंगजू, ये आपको पिक्चर फनी सी लग रही है, पता नहीं इन्होंने अपनी पिक्चर को क्या किया है, लेडी की पिक्चर लगा दी है अपनी प्रोफाइल पे। इनका कहना यह है कि ये मुमकिन है कि कॉइन बेस से किसी अदारे ने इथीरियम को ओटीसी डील के जरिए खरीदा हो, या ये भी मुमकिन है कि कॉइन बेस ने अपने फंड्स को डाइवर्सिफाई करने के लिए उनके पास जो स्टॉक पड़ा हुआ था इथीरियम का, उसको उन्होंने मुख्तलिफ वॉलेट्स में डिवाइड कर दिया, ताकि मतलब वॉलेट्स में मुख्तलिफ इस तरह डिवाइड कर दिया, अपने फंड्स को एक जगह से दूसरी जगह उन्होंने सेफ जगह पे ट्रांसफर करने की कोशिश की है। वट एवर, लेकिन ज्यादातर एक्सपर्ट्स की ओपिनियन यही है कि इथीरियम के ऊपर ओटीसी डील हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? क्योंकि ये जुलाई है और अगले माह अगस्त है। मार्केट में इस बात की कंफर्मेशन थी कि शायद अगस्त के लास्ट तक इथीरियम अपना फाइनल जो है वो मर्ज कंप्लीट कर देगा। अगर मर्ज कंप्लीट करेगा तो इथीरियम की प्राइस में पंप आएगा, और शायद जो लोग ये कह रहे हैं कि ये ओटीसी डील्स के जरिए बड़े बड़े इन्वेस्टर ने इथीरियम खरीदा है, 5,70,000 अच्छा खासा इथीरियम है, तो खरीदा है, तो ये इसको जेन में रख के वो कह रहे हैं कि ये इथीरियम के लिए एक बुलिश न्यूज़ है। इसका मतलब इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस जो है वो इथीरियम के ऊपर बिल्ड हो रहा है, इथीरियम मजीद नीचे शायद क्रैश ना करे। आई डोंट नो ऐसा होता है या नहीं। अच्छा, पॉलीगॉन की प्राइस क्यों पंप कर रही थी? पॉलीगॉन की रीसेंट ट्वीट आई है कि जी रोबनहुड प्लेटफॉर्म के ऊपर इन्होंने पॉलीगॉन को इंटीग्रेट कर दिया, और ऑब्वियसली वहाँ पे डिपॉजिट विड्रॉवल की ऑप्शन तो नहीं है रोबनहुड पे, जहाँ तक मेरी मालूमात है, क्योंकि मैं रोबनहुड को यूज़ नहीं करता। वहाँ पे आप खरीद सकते हैं या सेल कर सकते हैं, वहाँ पे विड्रॉवल की शायद ऑप्शन नहीं है, लेकिन पॉलीगॉन वहाँ पे इंटीग्रेट हुआ है, उस वजह से प्राइस को पंप आया। दूसरा, रेडिट ने अनाउंस किया है कि वो अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर एनएफटी मार्केट प्लेस लॉन्च करेगा, वो पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के ऊपर। तो ये भी दो बड़ी न्यूज़ थी जिस वजह से आपको पॉलीगॉन मैटिक की प्राइस जो है वो पंप करती नजर आ रही है। और दूसरा, 1 इंच की प्राइस क्यों पंप करिए? 1 इंच है क्या? आप लोगों को अगर नहीं पता तो ये एक डेक्स एग्रीगेटर है। डेक्स एग्रीगेटर से क्या मुराद है? आपके पास एक टोकन है, उस टोकन को आपने स्वैप करना है। तो स्वैप के लिए आप, फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास टोकन है बाइनांस स्मार्ट चेन का, थोड़ी देर के लिए आप इमेजिन कर लें कि आपके पास मोबॉक्स के टोकन हैं, वो आपने सेल आउट करने हैं। अब मोबॉक्स अगर आप डेक्स पे करना चाहते हैं तो पैनकेक स्वैप पे आप जाएंगे, वहां पे करेंगे। अगर आप उसकी बजाय 1 इंच का यूज करेंगे तो 1 इंच क्या करेगा? वो वाला टोकन जिसको आप स्वैप करना चाहते हैं, उसकी मार्केट के जितने डेक्सेस हैं उन सबको चेक करेगा, जहां सबसे अच्छी प्राइस होगी वहां पे आपको ऑफर करवा देगा कि इस एक्सचेंज पे अगर आप स्वैप करेंगे अपना टोकन तो आप ज्यादा से ज्यादा फीस बचा सकते हैं, एक्सचेंज फीस। तो इसको एक्चुअली आप डेक्स एग्रीगेटर बोलते हैं। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, प्राइस इसकी अच्छी खासी पंप की, लेकिन अभी अच्छा खासा ये क्रैश भी किया, $1 से भी नीचे आ गया, मेरा ख्याल है 70 सेंट पे ट्रेड हो रहा है। अभी इनकी रिसेंट डील हुई है डीसेंट वॉलेट के साथ, उस वजह से, इस पार्टनरशिप की वजह से इसकी प्राइस में थोड़ा सा पंप आया। मार्केट में फोमो है जिसकी वजह से इसकी प्राइस जो है वो पंप कर रही है। इस तरह की जब न्यूज आती है ना, तो न्यूज इवेंट ड्रिवन प्राइसेस जब पंप करती हैं तो वो आरजी पंप होता है। तो उसके बाद प्राइसेस जो है, अगर तो मार्केट जो है वो क्रैश कर रही है या मार्केट थोड़ी सी टेंस है, तो फिर ये पंप के बाद आहिस्ता आहिस्ता प्राइसेस फिर नीचे आ गए। अगर तो वो जो डेवलपमेंट है, वो जो पार्टनरशिप है, अगर वो लॉन्ग टर्म इंपैक्ट रखती है, तो फिर प्राइस जो है वो आहिस्ता 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 आपको ऊपर जाती नजर आएगी। तो फिलहाल तो मुझे ये दोनों की, ये जो प्राइसेस पंप कर रही हैं, ये मुझे आरजी प्राइसेस में पंप लग रहा है। लेट्स सी के मजीद यहाँ से प्राइस पंप करती है या नहीं। अच्छा जी, ये
सेल्सियस के बारे में अब थोड़ी सी अच्छी अच्छी न्यूज़ की बातें की हैं। अब थोड़े से वो फैक्टर जो मैं समझता हूँ शायद क्रिप्टो मार्केट को क्रैश का सबब बन जाए, उनमें से एक सेल्सियस के ऊपर बाकायदा एक कानूनी चाराजोई की है। इनके साहब का पार्टनर कह लें के फाई प्रोजेक्ट है। के फाई प्रोजेक्ट सेल्सियस के साथ मिलकर काम कर रहा था। सेल्सियस जैसे मैंने आपको बताया था शायद कल के बुलेटिन में कि सेल्सियस अपने रिटेलर से पैसा लेके बड़े बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट को कह रहा था कि आप भाई इन्वेस्टमेंट करके पैसा दें हमें, फिर हम अपने रिटेलर को 5% से लेकर 10% तक वो पर एनम ऑफर करवाते थे परसेंटेज। तो उस तरह ये WXB1 भी एक ग्रुप ऑफ पीपल थे। इन्होंने अपना नाम रखा था की फाई की फाई के साथ इन्होंने एग्रीमेंट किया था कि भाई आप हमसे पैसा लेके आप इन्वेस्ट करें और उस उधर से प्रॉफिट निकालें। अब दोनों ने एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। दोनों जो है वो कोर्ट के अंदर चले गए हैं। उस वजह से मार्केट में शायद अगर आप चाहें तो मैं इसको रीट्वीट कर देता हूं, बल्कि आप खुद ही आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा WXB1, ये इसका ट्विटर खोल के, तो अगर आप पढ़ना चाहें तो इसको अच्छी तरह सारा स्टडी कर सकते हैं कि क्या क्या इसने इल्जाम लगाए हैं। ये सेल्सियस की मैनेजमेंट पे लगा रहे हैं, सेल्सियस जो है इनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। ये भी एक तरह की बुरी न्यूज़ हो सकती है। बीटीसी की प्राइस देखें, ठीक एग्जैक्टली जो 200 वीकली मूविंग एवरेज की लाइन है, बीटीसी की प्राइस वहां पे हिट करके फिर वहां से क्रैश हो गई। यानी वहां पे बड़े बड़े सेल ऑर्डर लगे हुए थे। तो अब जब तक बीटीसी की प्राइस इसको ब्रेक नहीं करता, $22,500 की ब्रेक करके ऊपर कैंडल नहीं बनाना शुरू करता, तो उस वक्त तक हम नहीं कह सकते कि भाई बीटीसी की प्राइस मजीद ऊपर जाएगी। और उसके बाद नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस बीटीसी की प्राइस को मिल रही है वो ऑलमोस्ट 24,900 की प्राइस है, जहां पे 200 जो डेली की सिंपल मूविंग एवरेज लाइन है उसको भी इसने ब्रेक करना है, ये ग्रीन कलर की। फिर नेक्स्ट जो आपको सारा नजर आ रहा है वो आपको, लेकिन इस सारे सिनेरियो के अंदर कुछ लोग तो मार्केट में ये कह रहे हैं कि ये जो आपको मार्केट में पंप नजर आ रहा है ये एक आरजी पंप था, जिसमें जो सेलर्स थे उनके अकाउंट लिक्विडेट करने हैं, क्योंकि पिछले 24 घंटों में तकरीबन 268 मिलियन मार्केट से वॉश कर दिया गया अकाउंट, जो है वो वॉश कर दिए गए हैं। उनमें से ज्यादा जो 88% ट्रेडर्स थे जिनके अकाउंट वॉश हुए हैं वो उन्होंने सेल ऑर्डर लिए हुए थे। तो कुछ एक्सपर्ट का कहना यह है कि शायद मार्केट में जो सेल प्रेशर है, जो सेलर्स हैं उनके अकाउंट को लिक्विडेट करने के लिए ये मार्केट को थोड़ा पंप किया गया और ये आरजी पंप है। आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या होता है, लेकिन कौन से ऐसे फैक्टर हैं? सबसे बड़ा मेजर फैक्टर ये कल की ईमेल है जो कि आई है एम्प्टी गॉक्स बैंक्रप्सी ट्रस्ट। आपको टाइम टू टाइम मैं बताता आ रहा हूं कि 2014 में एम्प्टी गॉक्स नाम का एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म था, जो कि उस वक्त जैसे आजकल मार्केट में बाइनांस का बहुत होल्ड है ना, उस वक्त एम्प्टी गॉक्स का बहुत होल्ड था। तो एम्प्टी गॉक्स पे मजमूई तौर पे मेरा ख्याल है कुछ 8.5 लाख बिटकॉइन चोरी हुआ था, हैकिंग हुई थी उसकी। अब उसका केस चल रहा था हांगकांग में और वहां पे अब डिसीजन आ गया, जो कोर्ट है उसने फैसला किया कि भाई इस वक्त एम्प्टी गॉक्स की कस्टडी के अंदर जितना बिटकॉइन है जो क्रेडिटर्स हैं उनमें वो आप डिवाइड दें। और कल ईमेल आई है जी एम्प्टी गॉक्स रिहेबिलिटेशन क्रेडिटर्स, जितने क्रेडिटर्स थे एम्प्टी गॉक्स के 2014 के वक्त के, उनको ईमेल किया कि भाई आप अपने डॉक्यूमेंट्स और प्रूफ वगैरह हमें सबमिट करें ताकि हम आपके बिटकॉइन आपको रीपे करें। अब ये वो ऐसा फैक्टर है, इसके बारे में कोई डेट नहीं दी है, जो वकील है उसने कोई कंफर्म डेट नहीं किया कि आपको पेमेंट कब वापस मिलेगी, लेकिन जब भी मिलेगी तो मार्केट में कुछ एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि ये जो तकरीबन 1.5 लाख के करीब या 1.25 लाख के करीब बिटकॉइन जब वापस रीपेमेंट होनी है उन क्रेडिटर्स को जिन्होंने 2014 में बिटकॉइन बाय किया था, जब मेरा ख्याल है कुछ 400 के करीब प्राइस होगी अगर मैं गलत नहीं हूं, 400 पे खरीदे हुए बिटकॉइन और आज इतने क्रैश के बावजूद बिटकॉइन की प्राइस जो है वो 21,000 पे ट्रेड हो रही है। तो कुछ एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि भाई वो जैसे ही उनको बिटकॉइन मिलेगा तो बिटकॉइन वो मार्केट में सेल करेंगे और मार्केट जो है वो क्रैश करेगी। यानी ये जो 1.5 लाख के करीब या 1.25 लाख के करीब बिटकॉइन है, वो उसका प्रेशर है कि वो किसी वक्त भी इनको अगर रिलीज किया जाता है, इनके अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है तो वो मार्केट में सेल कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये चूंकि पुराने इन्वेस्टर हैं जो 2014 से क्रिप्टो मार्केट के अंदर हैं, तो वो समझते हैं कि बिटकॉइन को होल्ड करने में ज्यादा बेनिफिट है, सेल करने में नहीं है। तो इस कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई हमें अगर सेल प्रेशर नजर भी आया तो इतना ज्यादा नहीं होगा जितना कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो आप थोड़ा 50-50 चांस ले लें, अगर 1.5 लाख है तो यूं समझने का तकरीबन 75,000 के करीब बिटकॉइन जो है उसने मार्केट में सेल होना है
और 75,000 बिटकॉइन जो है वो अच्छा खासा उसकी वैल्यू है। तो मार्केट में ये एक ऐसी न्यूज़ है जो आने वाले वक्तों में शायद सेल प्रेशर की एक वजह बने। अच्छा, और कौन से फैक्टर हैं? मेरी नज़र में जो मैक्रो इकोनॉमिक्स चेंजेस हो रही हैं अमेरिका में, उसका बहुत इम्पैक्ट है। एक तो मैंने आपको बताया था कि इस माह की 13 तारीख को अ, जो रिपोर्ट आनी है सीपीआई की, उसका मार्केट के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि रिपोर्ट अच्छी आएगी तो मार्केट मज़ीद पम्प करेगी, और कुछ लोग कह रहे हैं कि इंतज़ार करें उस रिपोर्ट का, क्योंकि उसकी वोलेटिलिटी है, मुमकिन है बुरी न्यूज़ आए तो मार्केट वहाँ से क्रैश करे। और साथ में वक़ार ज़का की शायद मैंने परसों वीडियो देखी भाई की, तो वक़ार ज़का ने कुछ बड़ी अच्छी सजेशन दी, मैंने वीडियो में देखा, अब मुझे याद नहीं है, 2 दिन पहले मैंने वीडियो वॉच की थी। उसमें वक़ार भाई ने कहा कि शायद इस माह के आखिर में कोई 27-28 जुलाई को अमेरिका में एफओएमसी की मीटिंग होनी है। उसमें अगर अमेरिका पब्लिकली अनाउंस कर देता कि भाई रिसेशन जो है वो आ गया है पब्लिकली, वैसे तो टेक्निकली तो हम रिसेशन में हैं, अमेरिका रिसेशन में है, सारी दुनिया की इकोनॉमीज जो है वो रिसेशन में है। अगर अमेरिका इसको पब्लिकली अनाउंस कर देता है तो उसके बाद जो वकार ज़का की मैं बात समझा था कि रिसेशन के आने के बाद अमेरिका जो है वो मजीद पैसा छापता है। तो जब मजीद पैसा आता है, इसको क्वांटिटेटिव ईजिंग बोलते हैं। जब क्वांटिटेटिव ईजिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो उस वक्त ये जो टेक इन्वेस्टमेंट मार्केट्स हैं वो अच्छी खासी पंप करती हैं। दीगर मार्केट्स भी पंप करती हैं, लेकिन 2008 के बाद, बल्कि सन 2000 के बाद, जब 2000 का भी आया था, मेरा ख्याल है 90 की दहाई के लास्ट ईयर्स में, शायद 99 या 98 में जब रिसेशन आया था, ग्लोबल रिसेशन, उस वक्त से लेके जो टेक रिलेटेड स्टॉक्स हैं, इन्वेस्टमेंट मार्केट्स हैं, उनकी प्राइसेस पंप की थी। तो अगर ये पब्लिकली अनाउंस कर देते हैं तो एक पर्सपेक्टिव ये है कि शायद मार्केट पंप करे। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसी मीटिंग में अमेरिका ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का भी फैसला करना है, और अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है 75 पॉइंट या इससे ज़्यादा, तो मार्केट शायद डंप करे। ये सारे वो सिनेरियोज हैं जिसको आपने ज़हन में रखना है। दूसरा, कुछ ऐसे और फैक्टर्स हैं जिनको आपने कंसीडर करना है। अगर रशिया और यूक्रेन की जो वॉर है वो पीसफुल टॉक की बजाय मजीद एक्सलेट होती है, मजीद जंग जो है वो मजीद बढ़ती है, मजीद फैलती है, तो ओबियसली सारी जो है वो ग्लोबल इकानमी को अपनी लपेट में लेगी। अगर चाइना ताइवान पे कोई इनके दरमियान कोई टसल स्टार्ट होती है तो उसका इम्पैक्ट भी हो सकता है। दूसरा, टेथर की जो जिस रफ्तार से टेथर से लोग अपना पैसा निकाल हैं, अगर वो टेथर इस सिचुएशन में चले जाए कि वहां पे रिडीमेबल ही ना रहे, यानी टेथर के पास उतना पैसा ही ना हो, जिस रफ्तार से लोग वहां से पैसा निकाल के या तो रियल मनी में, फियाट करेंसी में कन्वर्ट कर रहे हैं, या दीगर स्टेबल कॉइन्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, दीगर करेंसीज में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अगर तो वो सिलसिला उसी तरह कंटिन्यू रहा तो ये भी एक थ्रेट हो सकता है कि अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है टेथर, तो ये भी मार्केट को अच्छा खासा एक बुरा इम्पैक्ट देगा। ठीक है, ये था मेरा ख्याल है। लेकिन आज की वीडियो को एंड करने से पहले, ये एक संजय शाह है नहीं, इन्होंने थ्रेड लिखा है, बड़ा कमाल है, मैं इसको रीट्वीट करने लगा हूँ। अगर आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर रहे हैं, मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा, आपने इनको लाजमी स्टडी करना है। इन्होंने सोलाना का एक रिव्यू किया बड़ा टेक्निकल तरीके से, आप इसको स्टडी कर सकते हैं। वो उनका कहना यह है कि सोलाना के सर्वाइवल के लिए जरूरी है कि सोलाना इथीरियम का एक रोल अप लेयर 2 प्रोजेक्ट बन जाए। उसकी वजह क्या है वो सारी इन्होंने ट्विटर पे, थ्रेड पे बयान किया। अगर आप कहते हैं तो मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ। वो कहते हैं जी कि मैं ग्राफ के जरिए आपको समझाता हूँ। इस वक्त सोलाना का, जैसे कि मैंने शायद कल के बुलेटिन में आपको बताया था कि आपने जब लेयर 1 ब्लॉकचेन को कंसीडर करना है तो आपने सिक्योरिटी, डिसेंट्रलाइजेशन, डेवलपर्स और प्रॉफिटेबिलिटी, और मेरा ख्याल है पांचवा एक और फैक्टर मैंने आपको बताया था। ये जो सोलाना की है इकोनॉमी, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी देखें कि सोलाना के जो वैलिडेटर्स हैं उनको जो रोज सोलाना टोकन मिलते हैं उनकी वैल्यू बनती है 4.6 मिलियन, जबकि सोलाना जो ट्रांजैक्शन फीसों से रेवेन्यू जनरेट करता है वो सिर्फ 0.04 मिलियन। तो इसका मतलब है कि सोलाना का नेटवर्क नेट 4.56 मिलियन का डेली का सोलाना जो है वो नेट लॉस में है, डेली का। तो यू कैन इमेजिन कि कोई भी प्रोजेक्ट इतना ज्यादा जो है वो पैसा कमा सकता है। और दूसरा, इन्होंने कहा कि इनका जो मार्केट कैप जिस स्पीड से नीचे गिर रहा है, अगर इसी स्पीड से नीचे गिरता गया, सोलाना से पैसा निकलता गया, तो जो 51% अटैक का खर्चा है वो भी बढ़ सकता है। उसकी वजह यह है कि किसी भी नेटवर्क जिसका मार्केट कैप 1 ट्रिलियन हो, जैसे बिटकॉइन है,
उसके नेटवर्क के ऊपर 51% अटैक करना मुश्किल है बनिस्बत उस क्रिप्टो प्रोजेक्ट के जिसका मार्केट है ही तकरीबन $1 बिलियन है या $500 मिलियन है। तो उधर 51% अटैक के चांसेस ज्यादा है। तो अगर इसी तरह ये नेट लॉस में रहा और पीछे मार्केट कैप भी डिप्लीट होता गया सोलाना का, तो सोलाना जो है उसको सिक्योरिटी का बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है। फिर उसने साथ कुछ सोल्यूशन भी बताए कि भाई ये दो सोल्यूशन है। एक तो यह है कि अगर सोलाना अपनी फीस का जो रेवेन्यू उसको अगर बढ़ाना चाहता है तो वो अपने ब्लॉक साइज को बढ़ा दे। अगर ब्लॉक साइज को बढ़ा देगा तो उससे अपनी फीस तो वो बढ़ा लेगा, लेकिन उसका जो नैरेटिव था कि ट्रांजैक्शन फीसें कम है हमारी, तो उस ट्रांजैक्शन फीसों की वजह से इसका जो नैरेटिव है वो मतलब जो नैरेटिव है वो अगेंस्ट जा सकता है। तो इस वजह से सोलाना उस तरफ जो है वो नहीं जाएगा। इसके अलावा और 2 4 5 चीजें हैं, मैं चाहता हूं आप इसको अच्छी तरह स्टडी कर लें। जो बेस्ट सोल्यूशन उन्होंने दिया है, और दूसरा मैंने डिसेंट्रलाइजेशन की बात भी आपको की थी। तो सोलाना की डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि इस वक्त मार्केट के जितने लेयर 1 प्रोजेक्ट्स हैं उनमें जो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं उनकी मेजॉरिटी की राय ये है कि सोलाना इज द मोस्ट सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क कंपेयरिंग विद अदर ब्लॉकचेन की निस्बत ये सबसे ज्यादा है। इस वक्त जो इनसाइडर और फाउंडेशन एलोकेशन है टोकन्स की सोलाना की 61% जो है वो फाउंडर्स की एलोकेशन है, अर्ली इन्वेस्टर्स की जो है उनके पास है टोकन्स की एलोकेशन, जबकि इथीरियम की 20% है। और इसी तरह साथ रिकमेंडेड वैलिडेटर नेटवर्क्स और जो वैलिडेटर्स हैं उनको अगर कंपेयर किया जाए, मतलब कोई बंदा भी जिसने सोलाना का वैलिडेटर बनना है उसकी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट क्या है, और जिसने इथीरियम का वैलिडेटर बनना है इथीरियम 2.0 का उसकी रिकमेंडेशन क्या है, वो बड़ी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इथीरियम के अगर आपने वैलिडेटर बनना है तो उसके लिए आपके पास ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसका प्रोसेसर जो है वो 4 कोर्स होना चाहिए और रैम 16 GB। जबकि सोलाना का नेटवर्क आपको वैलिडेटर बनने के लिए, नेटवर्क नोड रन करने के लिए 12 कोर का प्रोसेसर और 128 GB की रैम होना चाहिए। भाई ये कोई प्रूफ ऑफ वर्क बेस्ड ब्लॉकचेन है जिसपे इतनी ज्यादा आपने रैम और इतना ज्यादा प्रोसेसर स्पीड रखी है। दूसरे लफ्जों में ये डिस्करेज कर रहे हैं कि हर बंदा हमारा जो है वो आके नेटवर्क नोड रन ना करे। तो बाकी ये जो ब्लॉकचेन का ओवरऑल ट्रायलमा का इशू है उसको डिस्कस किया। तो आप देखें, इस सारे को स्टडी करें। मेरा ख्याल है आपको अगर आप स्टडी करेंगे सिर्फ सोलाना नहीं, आप और भी इनके इस थ्रेड से अच्छा खासा लर्न करेंगे। ठीक है, ये था आज का बुलेटिन, आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।